वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग हिंदी गद्यांश और शिक्षण पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो मैंने पेपर लिया है ये आपका 21 जनवरी 2024 का पेपर है। तो अभी मतलब इसी साल आया हुआ पेपर है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको देखिए हिंदी में आपको 30 में से कम 28 मार्क्स गेन करने ही करने हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत में अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो बाकी में तो आप कर ही लोगे। तो इसलिए आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चंस का पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपका ऑफलाइन मोड, क्योंकि 2024 में तो ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था ना, तो ये उसी का पेपर है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं पेपर। तो यहाँ पर देखिए, और हाँ, आप हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसको पढ़ना है और विकल्प का सही विकल्प को चुनना है। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, ये क्या है, एक बुनियाद पर टिका हुआ है, ये बुनियादी आवश्यकता है, स्टार्टिंग की आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। ठीक है, ये आंतरिक है, इसको बना लीजिएगा, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। ठीक है, बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या होता है? शिक्षा, पर्यावरण आती है। शिक्षा पर्यावरण किस में आती है? बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। ठीक, ये सब चीज़ें इसके बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आती हैं। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार, उसका मूल आधार, ठीक है, बेस क्या है? आंतरिक स्वच्छता है। ठीक, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। ठीक, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, निर्मल विचार नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें यहाँ पर कह रहा है कि आंतरिक स्वच्छता, तो देखिए बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति आती है। तो शिक्षा पर्यावरण किस में आता है? बाह्य में आता है, तो मतलब आंतरिक में नहीं आता है। तो ठीक ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 4, मतलब आंतरिक स्वच्छता के संबंधित नहीं है। कौन? शिक्षा। 4 ऑप्शन राइट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 92 पे जाते हैं। बुनियादी आवश्यकता है, क्या है? बाहरी स्वच्छता और निर्मलता है, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार है। तो देखिए बुनियादी आवश्यकता पर हमने चर्चा की थी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ठीक, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या कह रहा है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बुनियादी आवश्यकता क्या है? बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है, क्या आशय है? बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी स्वच्छता ये स्वच्छता है। ठीक है, स्वच्छता मैं यहाँ लिख देती हूँ, पर भी भीतरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पर देखिए ये लाइन देखिए, बाह्य स्वच्छता, इसमें यहाँ पर देखिए बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। देखिए क्या कह रहा है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार क्या है, आंतरिक स्वच्छता है। ठीक, मतलब भीतरी स्वच्छता, आंतरिक मतलब भीतरी स्वच्छता भी इसको बोल सकते हैं। तो भीतरी स्वच्छता क्या है, ये बाह्य स्वच्छता का मूल आधार है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। ठीक, मतलब आंतरिक स्वच्छता पर जो बाह्य स्वच्छता है वो उस पर आधारित है। तो हाँ, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, क्या बनेगा? विधान में विधानिक बनेगा, विधानिक बनेगा, वैधानिक बनेगा या फिर वैधानिक बनेगा। तो देखिए विधान प्लस एक प्रत्यय, विधान प्लस एक प्रत्यय क्या बनेगा, वैधानिक। ठीक, विधान प्लस एक प्रत्यय वैधानिक बनेगा। अगर आपको उपसर्ग बोलता है और प्रत्यय बोलता है तो आप प्रत्यय इस तरह करेंगे, और उपसर्ग कैसे होता है, पहले लगता है, प्रत्यय क्या लगता है, बाद में लगता है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? तो देखिए बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा पर्यावरण, जन्मजात गुण। यहाँ पर देखिए 95 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा पर्यावरण, जन्मजात गुण। तो देखिए इसमें जो आपका पहली बात तो विशेषण और विशेष्य समझ लीजिए कि क्या होता है। विशेषण क्या होता है, विशेषण वह होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक, विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का मतलब बोध कराएं, ज्ञान कराएं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, श्याम 10 वर्ष का है। ठीक, श्याम 10 वर्ष का है, तो इसमें 10 क्या है, 10 आपका विशेषण हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, श्याम की बात कर रहा है ना, श्याम क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और ये जो है संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, 10 बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक, विशेषण। इसके बाद विशेष्य देखिए क्या होता है, विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक, मतलब जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट हो, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर एक वाक्य है, मोहन सुंदर बालक है। ठीक, तो यहाँ पर ये बालक क्या हो गया, ये बालक जो है वो आपका विशेष्य है, क्योंकि जो सुंदर शब्द है ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। सुंदर कौन है, बालक है ना, तो बालक की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर बता रहा है। सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, ये आपको विशेषण और विशेष्य हो गया। और प्रविशेष्य क्या कहते हैं, जो विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। ठीक, वो क्या होता है, प्रविशेषण। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बाह्य स्वच्छता, बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा पर्यावरण, जन्मजात गुण। तो इसमें आपका 3 जो विशेषण विशेष का संबंध इसमें शिक्षा पर्यावरण में नहीं है। ठीक, इसमें है, इसमें जन्मजात गुण में भी है, लेकिन थर्ड में नहीं है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। इसके बाद 96 क्वेश्चन देखिए, समूह से भिन्न शब्द हैं,
कौन से भिन्न शब्द हैं, समूह से कौन है इसमें? स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। ठीक, तो ये आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? समूह से भिन्न कौन है? स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, सम्मान जो है ये आपका समूह से भिन्न है। स्वच्छता भी सेम है, निर्मलता, स्वच्छ होना, स्वच्छ भी सेम है। देखिए इसमें ये नहीं होगा, देखिए इसमें क्योंकि स्वच्छता में ता प्रत्यय है, निर्मलता में ता प्रत्यय है, सम्मान में मान प्रत्यय है। तो देखिए स्वच्छ जो है इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये आपका इसमें राइट हो जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, इन तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है, स्वच्छ में 4 में नहीं है, इसलिए 4 आपका राइट हो जाएगा, वो अलग है। ठीक है, इसके बाद आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है 97 क्वेश्चन। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन के कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। तो ये आपका इसमें आपका राइट हो जाएगा मन के बुरे भावों को दूर करना, ये क्या हो जाएगा? आंतरिक स्वच्छता हो जाएगी। ठीक, मन का जो बुरा भाव है उसको क्या करना? दूर कर देना, ये हो जाएगी आंतरिक स्वच्छता का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी में प्रत्यय है, दी प्रत्यय है, यादी है, ई है, ई है। ठीक, तो इसमें आपको देखिए बुनियादी में आपका ई प्रत्यय है। ठीक, बुनियाद प्लस ई प्रत्यय। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? बुनियादी हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए ... सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विचारों और भावों की पवित्रता, शरीर स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, विचारों और भावों की पवित्रता। ठीक, इस गद्यांश में मनुष्य के लिए विचारों और भावों की पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उससे सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में किस छल की बात की गई है? व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के, व्यापारी बन मिलावट करने के, व्यापारी बन पैसों का हेरफेर करने के, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने की। तो देखिए यहाँ पर व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। ठीक, तो ये जो छल है ये आपका हो जाएगा व्यापारी बन हमें गुलाम, छल से क्या किया था? गुलाम ही बना लिया था ना, गुलाम से हम पर राज किया, राज किया मतलब गुलाम बनाया। ठीक, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 101 क्वेश्चन कहता है कि नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो देखिए नीति नीति में आपका कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, इक प्रत्यय है या फिर ईय प्रत्यय है? तो इसमें आपका नीति में इक प्रत्यय है। ठीक, इसके बाद देखिए 102 क्वेश्चन कहता है कि स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। क्या संधि विच्छेद है स्वाभिमान का? स्व प्लस विमान, स्व प्लस विमान, स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? स्व प्लस अभिमान। ठीक, स्व प्लस अभिमान। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी संधि हो जाएगी? स्व प्लस अभिमान में दीर्घ संधि हो जाएगी, वहाँ से अ निकला और यह तो बड़ा हो जाएगा ना स्वाभिमान। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? वीर शहीदों के बलिदान से, कीमत बड़ी चुकाई थी, गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, लंबी चली लड़ाई थी। ठीक, तो इसमें देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन में,
देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव एक लंबा समय लगा था। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। ठीक, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। तो यहाँ पर 103 क्वेश्चन में आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? लंबी चली लड़ाई थी। ठीक, लंबा समय लगा। कितना इजी सा क्वेश्चन आया है। इसमें तो आप 30 में से 30 कर ही लोगे ना, करके तब बताना, मुझे मैसेज करना। इसके बाद 104 नंबर में, देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया। तो देखिए, देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया? क्या शस्त्रों का निर्माण किया गया? अपने जीवन की आहुति दी गई। ठीक, अपने जीवन की आहुति दी गई, ये आपका राइट हो जाएगा। 105 क्वेश्चन देखिए, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्रों शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को। आइए इसको भी देख लेते हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक, किससे मिली? वीर शहीदों के बलिदान से मिली। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया? वीरों के बलिदान को दिया गया। ठीक, थर्ड ऑप्शन राइट। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? शब्दावली को समृद्ध करने के। अब यहाँ से आपके शिक्षण के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं सही है? बच्चों के द्वारा शिशु गीत और आलापना ये किसके तरीके नहीं हैं? तो ये जो है शब्दावली को समृद्ध करने के तरीके नहीं हैं, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय के। तो देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है ना। तो ये क्या है? अभिव्यक्ति और संवर्धन और वाक्य के लय, ये सब तो वृद्धि होगी ना, गीत मतलब शिशु गीत और आलापना से, इसी का तो संवर्धन होगा। और इसमें ये क्या कह रहा है कि सही नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा, मतलब ये आपका राइट है। ठीक, लेकिन इसमें निगेटिव पूछा है इसलिए। एक मिनट देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ कह रहे हैं कि शब्दावली की समृद्धि के करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय के। ठीक, तो ये तीनों आपका राइट हो जाएगा। इसमें रॉन्ग हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि कंठस्थ करना ये जो है आपका सही नहीं होता है, इसलिए निगेटिव पूछा था, तो हमें निगेटिव आंसर राइट करना है। ठीक, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन राइट। 107 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इसलिए, बट इसमें इसका आंसर जो है ना आपकी जो आंसर की आई है उसमें ये 4th नंबर दिया गया है, बट ये नहीं होगा। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन ही होगा। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। 107 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किस रूप में देखा जाना चाहिए? शिक्षार्थियों की बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो सकता है कि कह रहा है कि पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर कह रहा है सही नहीं है, तो ये आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। सस्वर पुस्तकालय में क्या होता है? लाइब्रेरी में लोग शांति से पढ़ने जाते हैं, शोर शराबा
हम म्यूजिक सुनने नहीं जाते हैं, सस्वर पठन नहीं हो सकता है। जोर सस्वर पठन मतलब तेज तेज से मतलब पढ़ना। 108 क्वेश्चन कहता है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए निम्न किसमें निपुणता होनी चाहिए? ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह में, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान में, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में, फोर कह रहा है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध में। देखिए यहाँ पर 108 क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? तो इसमें आपका होनी चाहिए डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। भाषा का ज्ञान होना चाहिए और आपको डिकोडिंग आनी चाहिए। ठीक, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह ये नहीं होगा। दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध नहीं होगा। इसमें 109 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, व्याकरण शिक्षण को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अवसर अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, एकदम पेपर क्या है, एकदम इजी है, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 30 में से 30 मार्क्स आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो। एक और क्वेश्चन आया था, उसमें भी कंठस्थीकरण था, इसमें देखिए कंठस्थ करके सिखाना। ठीक, और इसमें व्याकरण शिक्षण के प्रभावशाली तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? संप्रेषण मतलब आपसी बातचीत होना। ठीक, वास्तविक संप्रेषण में बच्चे क्या करें, आपस में बातचीत करें, इससे संप्रेषण अच्छा होगा। प्रासंगिक नियम प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर दें, उन्हें खुद से करने के अवसर दें, तो वो खुद से करके तो और अच्छे से सीखेंगे। तो ये आपका 4 ऑप्शन इसमें जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसके बाद आता है 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है? तो ऑप्शन कहता है समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थितिपरक उपागम, ध्वनि विज्ञान निर्देश। देखिए आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ होता है। इसमें क्या कह रहा है कि ध्वनि के बीच, अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है, तो वो क्या हो सकता है? ध्वनि विज्ञान निर्देश। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको एक कोई पढ़ाया था, उसमें था ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था, संस्कृत में आया हुआ था। ठीक है, संस्कृत में आया हुआ था आपका ये क्वेश्चन, तो ये आपका 4th ऑप्शन राइट। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण। तो ये आपका इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? कह रहे हैं कि 5 प्रश्न पूछें, तो प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? मौखिक प्रवाह अभ्यास हो रहा है। ठीक, मौखिक प्रवाह अभ्यास हो रहा है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा के पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? सेकंड ऑप्शन कहता है कि क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? तो देखिए इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जब आप बुक्स का चयन करें तो उसमें लेखक को जरूर देखें कि क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक। ठीक, सर्वश्रेष्ठ लेखक ही एक अच्छी बुक लिख सकता है। ठीक, तो इसलिए इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार नहीं
तब कैसे जो है, अगर वो स्वतंत्र रूप से उसको पढ़ सकते हैं तो वो कैसे सीखेंगे, आगे कैसे सीखेंगे। तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। ठीक, कौन सा उपागम, ऐसी कौन सी विधि है जो शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। प्राकृतिक उपागम होगा, संप्रेषणात्मक उपागम होगा, प्रत्यक्ष विधि होगी, या फिर श्रव्य भाषिक विधि होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम, संप्रेषण करके, ठीक, अपनी बातों का आदान प्रदान करके बच्चा जो है उसको अच्छे से सीखेगा। इसमें क्या होगा, वास्तविक परिस्थितियों को सामने प्रकट किया जाएगा, इससे वो भाषा का प्रयोग करेंगे। सेकंड ऑप्शन राइट। 114 एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांच के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास कराना, संरचनाओं का नियमित अभ्यास करवाना, नियमित होगा, ठीक, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक अध्यापक क्या कर रहा है, शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपने अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के कह रहा है। इसमें क्या होगा, सहपाठी के कामकाज के कौशल विकसित होंगे, ठीक, एक दूसरे के जो है पढ़ने की कौशल, जांच की कौशल विकसित होगी। फोर्थ ऑप्शन राइट। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं और बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग, ठीक, खुद से करके सीखते हैं, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 116 क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग, ठीक। पहले से क्या कर रही है, वो खुद से प्रमाणित कर रही है, फिर उसके बाद वो टीचर के पास ले जाती है, तो जो भी गलतियां होंगी उसको सुधार लेंगी, फिर टीचर देखेंगे तो वो उसको सही करेंगे, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। 117 क्वेश्चन कहता है कि कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा के कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, ठीक, मतलब मातृभाषा का प्रयोग। तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? पहला, चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा
टीएलएम के सही नहीं है। कौन सा मानदंड? टीएलएम में चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों के, सिर्फ शब्द आ गया मतलब आप समझ लो कि रॉन्ग है, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बनाई जानी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें पॉजिटिव में कौन कौन आएगा? चयनित सामग्री अधिमान्यतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके, ये राइट हो जाएगा। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों में को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दें। ठीक, इससे उनका रचनात्मक कौशल का विकास होगा। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। फर्स्ट भी राइट हो जाएगा। ठीक, तो 3 राइट है, फोर्थ वाला रॉन्ग होगा, इसलिए यहाँ पर जो है आपको पूछा है निगेटिव, तुम निगेटिव मिल गया, फोर्थ ऑप्शन राइट। 119 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करना और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विकास के विभिन्न आयामों में बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट, ये भी नहीं होगा। और आपका ये विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रति, ये हो सकता है। आपको विभिन्न आयाम, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव है ये। ठीक, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो इसमें पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है, तो इसे मूर्त सिद्धांत, ये आपका बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है ये। ठीक, पाठ्यचर्या, प्रस्तुतिकरण, तकनीकी आएगा, थर्ड नहीं आएगा, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है। ठीक है, तो ये रहे 120 क्वेश्चंस, कुछ 30 क्वेश्चंस मैंने किए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कितने इजी क्वेश्चन, इसमें आप 30 आउट ऑफ 28, 29 तो ला ही सकते हो। एक आध नंबर मान लो कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया, बट 29, 28, 27 तक तो ला ही सकते हो आप। ठीक है, इतना टारगेट करके चलो आप। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वैदिक गुरु नाम से है। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। आपको हमारे उस पर जो है चैनल पर उसको इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।